नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द डिबेट शो। आज हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार के 9 साल की। 9 साल किसने उठाया सवाल? कहेंगे आप कह सकते हैं मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए, जहाँ पे दमखम के साथ एक तरफ दमदारी दिखाई जा रही है कि 9 साल हम लोगों ने ये काम किया, और कई जगह राजनीतिक विषाद भी बिछाई जा चुकी है, बिछाई जा रही है। कह सकते हैं हरियाणा के कई राज्यों में जहाँ पे चुनाव होने हैं, वहाँ के लिए शंखनाद मांग सकते हैं, चुनावी शंखनाद के से शुरुआत हुई। सवाल यही कि 9 साल में कितना हुआ काम, कितना 9 साल में राम राज आया, कितनी लोगों को नौकरियाँ मिली, क्या क्या रहा, कई चीज़ें हैं। कांग्रेस ने तो सीधे कहा कि 9 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ। हालांकि काम तो हर कुछ सरकार करती है, सवाल विपक्ष का काम क्या है? सवाल उठाना। उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। मोदी सरकार के 9 साल किसने उठाए सवाल। खासकर कांग्रेस इसलिए उत्साहित है कि कर्नाटक में जीत मिली है और जीत से संजीवनी मान रहे हैं। तो कहेंगे कांग्रेस अपने आप में कहेगी भाई विपक्ष की भूमिका में है। सब उनका यही मानना है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने पर महंगाई, बेरोजगारी और कुछ अन्य विषयों पर उनसे 9 सवाल पूछे और कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने वादों को पूरा नहीं करके देश के साथ जो विश्वासघात किया है उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। मुख्य विपक्षी दल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किए थे वह काल्पनिक थे और कई वादा पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस ने 9 साल 9 सवाल शीर्षक पर एक पुस्तक विचारित किया और कहा कि 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफ़ी दिवस के रूप में मनाना चाहिए। अब सोचिए, एक तरफ विजय दिवस मनाई जा रही है, दूसरी तरफ माफ़ी दिवस। क्या कहना है कांग्रेस का? मानना है कहाँ तक ये जायज़ है? महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनका साफ कहना है कि सरकार ने कोई काम ही नहीं किया, यानी मोदी सरकार विफल रही और जनता के साथ छलावा किया, विश्वासघात किया। सवाल यही है कि कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है। क्या वाकई 5-9 साल में कोई काम नहीं हुआ? क्या कितनी हुई बेरोजगारी? क्या भारत शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बन सका? ऐसे तमाम सवाल है जो अभी भी बीजेपी को घेरता रहता है। लेकिन सवाल यही है, जो विपक्ष है उनका काम तो यही है कि भाई सवाल उठाना, बेरोजगारी कितनी दूर हुई, महंगाई कितनी कम हुई, कितना सस्ता हो गया पेट्रोल, तेल, डीजल। अमूमन ये सब बातें होती हैं जो जनता का जिससे सरोकार होता है। अब इसी पे अब चर्चा करेंगे, अपने मेहमान से भी जुड़ेंगे और बात करेंगे आखिर में 9 सालों में कितना बदली तस्वीर, कितना देश का हुआ विकास। आज मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए, यानी 5 साल पहले, 4 साल फिर, अब 2024 में इसकी तैयारी में लोग जुट गए हैं। यानी कहीं कह सकते हैं ये आखिरी साल है, इसके बाद अगले साल चुनावी मैदान में कूदना है। यहाँ 2024 में लोकसभा का चुनाव होना और कई राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। कांग्रेस उत्साहित है क्योंकि कर्नाटक में जीत मिली और कांग्रेस को कर्नाटक में ही संजीवनी मिली। कौन क्या कहा, क्या कुछ बोला, इस पर भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे, बताएंगे आखिर कौन किन्होंने किस पर क्या आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है, पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 9 साल बाद आज कांग्रेस 9 सवाल पूछ रही है और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये सवाल पूछे थे, लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उन्हें सवाल किया, प्रधानमंत्री जी जो ऐसा क्यों है कि महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रहे हैं? आर्थिक विषमता क्यों है? ऐसा क्यों है कि किसानों की आय में दोगुनी क्यों नहीं हुई? किसानों के साथ किए गए वादा पूरा क्यों नहीं हुआ? MSP की कानूनी गारंटी क्यों नहीं दी गई? ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जो कांग्रेस ने पूछा है और कहा कि साफ साफ ही इसको माफ़ी दिवस के रूप में मनाना चाहिए बीजेपी को, ना कि विजय दिवस के रूप में। अब सवाल है कांग्रेस जो भी आरोप लगा रही है, महंगाई कहाँ दूर हुई, जितना वादा किया गया था कहाँ पूरा हुआ, आर्थिक विषमता क्यों, किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, ऐसे तमाम से सवाल है जिसका जवाब हम लेंगे
हमारे साथ जुड़ेंगे जो भी प्रवक्ता होंगे, डिजिटल के होंगे, उनकी क्या प्रतिक्रियाएँ हैं, क्या उनकी राय है। और तो ऐसे न जाने कितने सवाल हैं तो कांग्रेस पूछी है कि भाई 5-9 सालों में क्या हुआ, कितनी बदली बदली देश की तस्वीर, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कांग्रेस खासकर इसलिए कांग्रेस सबसे ज़्यादा, क्योंकि कर्नाटक में जीत मिला है, ऊपर से लोकसभा जो नया नया जो बन रहा है और उसको लेकर तमाम चीज़ें हैं। तो तमाम सारे वो सवाल हैं जो कांग्रेस ने पूरा आरोपों की झड़ी लगा दी कि सरकार ने कुछ किया है कि नहीं। सवाल यही है, आम जनता आप भी हैं, आपको पता होगा कि 9 सालों में कितने काम हुए, कितना विकास के काम हुए, ऐसे तमाम चीज़ें हैं। यानी कह सकते हैं 9 साल में मोदी सरकार ने क्या काम किया। 9 साल पिछले 9 सालों से सत्ता केंद्र सरकार में काबिज है, आज 9 साल सरकार के पूरे हुए हैं, तो कांग्रेस उस पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के मेरे 9 सवालों का बीजेपी जवाब दे दे। बीजेपी कहते हैं कि 9 साल में कितनी देश की तस्वीर बदली, कितने युवाओं को रोजगार मिला, कितने किसानों की आय दुगनी हुई। ऐसे तमाम कई सारे सवाल हैं जो जनता तक कांग्रेस ने अभी पूछा है, जनता तक भी राय रखी है, और खासकर सरकार में बैठे लोगों से पूछा है कि आप अपने 9 साल का जवाब दे दो, 9 साल में आपने क्या क्या किया। कहा कि राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सवाल उठाए थे, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, बीजेपी के किसी नेता ने, न प्रधानमंत्री ने। भाई अगर 9 साल में काम किए हैं तो जवाब दे दीजिए ना, उनका मामला यही है। अब या तो कांग्रेस के सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझती सरकार, या फिर क्या है मामला, ये तो नहीं क्लियर हो पा रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है जो कांग्रेस ने उठाया है कि विश्वासघात, छलावा, आखिर कौन किसके साथ विश्वासघात किया, कौन। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने देश के साथ छलावा किया, विश्वासघात किया। अब ये कि 9 साल में अगर काम नहीं हुआ तो आज भारत का कद इस स्तर पर कैसे पहुंचा है, कौन काम कर दिया। विपक्ष तो कर नहीं देगा। जिन युवाओं को नौकरी मिली, जो बेरोजगार थे, उनको कौन दिया, सरकार ने तो दी। हाँ ये है कहीं ज़्यादा कहीं कम, जरूरी थोड़ी ना था कि अब हम सिस्टम में बैठे तो सिस्टम का हिस्सा बने और सभी को नौकरी दे दें। जो भी सरकारें होती हैं वादा करती हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी होता है कि वादा पूरा ही हो जाता है। तो वही कांग्रेस का कहना है कि मेरे 9 सवालों का जवाब बीजेपी दे दे, कि 9 क्वेश्चन मेरे हैं, लेकिन उस पर कोई कुछ जवाब नहीं दे रहा है। अब बताते हैं और क्या क्या उन्होंने कहा। चीन को क्लीन चिट दे गई, जयराम रमेश ने यह भी पूछा। अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए आज एसबीआई ने और एलआईसी ने जमा लोगों के खून पसीने की कमाई क्यों इस समूह में निवेश किया गया। अदानी मामले को लेकर कांग्रेस अक्सर घिसती रहती है, और उनकी कंपनी प्लस अदानी जो भी मामला है उसको लेकर जेपीसी मांग को लेकर पिछले कई दिनों हंगामा सदन में चलता रहा। हालांकि बाद में जेपीसी का भी गठन किया गया। अदानी समूह को फर्जी कंपनियां में जमा 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। अदानी की कंपनी में से 20,000 करोड़ रुपए जमा किए गए, आखिर वो किसके हैं। साथ ही उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने अपने
चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने के बावजूद चीन को क्लीन चिट क्यों दे दी? चुनावी फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए डर का माहौल क्यों पैदा किया जा रहा है? जयराम रमेश ने कहा, ऐसा क्यों है कि आप महिलाओं, दलितों, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर चुप रहते हैं? जाति आधारित जनगणना पर चुप क्यों है? ये तमाम सब सवालों हैं कांग्रेस के, जो कांग्रेस पूछ रही है कि आखिर में क्या वजह रही जो आप इन मुद्दों पे हमेशा चुप रहें, चाहे अल्पसंख्यक हुआ चाहे दलित हुआ, कि इन पे आप लोग कोई बात ही नहीं करते हैं। खासकर कल तक वही कहते थे चीन को ध्वंस दिखाते थे, ये कर देंगे वो करते, उसी चीन को क्यों क्लीन चिट दी गई? तमाम सारे सवाल है, लेकिन इसका जवाब शायद बीजेपी नहीं दे रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि राहुल गांधी ने भी पूछा था कि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस दौरान, लेकिन उन सवालों के जवाब नहीं दिया। कांग्रेस ने साफ साफ कहा, सिर्फ विजय दिवस ना समझे आप, माफ़ी दिवस के रूप में मनाया 26 मई, यानी आज का दिन माफ़ी दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। कांग्रेस महासचिव ने उन्होंने सवाल किया, ऐसा क्यों है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है और विपक्ष शासित सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है? क्यों ऐसा नहीं है कि कुप्रबंधन से 40 लाख लोगों की मौत हुई है और प्रभावित परिवारों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने इन सवालों पर चुप्पी तोड़नी चाहिए। कांग्रेस ने मीडिया विभाग कुछ पवन खेड़ा, कहा कि आज का दिन प्रधानमंत्री का माफ़ी दिवस के तौर पर मनाना चाहिए। सभी देशवासियों से प्रधानमंत्री जी को माफ़ी मांगना चाहिए क्योंकि भारत के लोगों के साथ विश्वासघात हुआ। खेड़ा ने कहा, उन्होंने जो बातें और वादे किए थे सब काल्पनिक थे। अब सवाल यही है, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसमें कितना दम है? हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हैं प्रदीप भटनागर जी। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। प्रदीप जी, 9 साल पूरे हो गए हैं मोदी सरकार के। कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं, 9 सालों में कोई काम ही नहीं हुआ देश में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा कि 9 साल में जो विपक्ष कह रहा है नहीं हुआ है, तो विपक्ष को वो चीजें भी दर्शानी चाहिए, मीडिया के माध्यम से रखनी चाहिए क्या काम नहीं हुआ है और विपक्ष को उजागर करनी चाहिए। मैं तो कहूँ, अगर विपक्ष सरकार की पोल खोल के अगर योजना चल रहा है या योजना बना रहा है तो वो मैं तो अच्छी बात है, सरकार की पोल खोल का काम करे और बोले जनता के बीच में क्या काम नहीं किया। जनता हमारे देश की जो है, हमारे जो भारतवासी हैं, उन्हें सब कुछ पता है, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि विपक्ष को 9 साल में कभी अच्छा बोलना आया ही नहीं और न कभी बोलने की उम्मीद हम रखते हैं। पूरा भारतवर्ष जानता है कि 9 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार जो चली, मोदी जी की, क्या करा क्या नहीं करा। केंद्र के जितने मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं प्रदेशों के, वो सब कुछ पता है कि क्या हमने प्रदेशों के अंदर करा और हमने क्या देश के अंदर करा, कुछ छुपा नहीं है। हमने अफगानिस्तान युद्ध भी देखा, सीरिया भी देखा, सूडान भी देखा और हमने तुर्की में भी देखा। मगर क्या है, सब कुछ जब विपक्ष को सब कुछ 0-0 दिखाई देने लगे, इसे कहते हैं ब्लैंक, तो इसका कोई इलाज नहीं। अब मैं तो अब बहुत छोटा सा, इन्होंने जो चीजें उठाई हैं एक नई लोकसभा को लेके, ये इनके लिए आने वाले 2024 में बहुत नुकसानदेह होगी और ये पछताएंगे कि हमने बहुत गलत मुद्दे को हाथ लगाया है। आज जितने भी टीवी चैनलों पे डिबेट्स हो रही हैं इनके, आज जितने भी प्रवक्ता बैठ रहे हैं, कोई भी किसी भी जितने भी डेस्क पे रिपोर्टर सवाल पूछ रहे हैं इस पार्लियामेंट को लेके, अदर पार्लियामेंट जितने भी विधानसभाएं बनी है या जो भी सारे संस्थान बनी, उसको लेके आज इन पे जवाब नहीं है क्योंकि ये गले की हड्डी बन गई है। और इसमें केजरीवाल जी बहुत बुरे फंसे हैं। अब केजरीवाल जी ये दिमाग सोच रहे हैं कि मैं अपने अध्यादेश को देखूं या मैं इस विधानसभा लोकसभा को देखूं, तो बड़ी विडंबनाएं इनके लिए बन गई है। मगर देश का कार्य, देश का विकास, देश की जनता का काम, आपके हमारे विकास का काम, हमारे प्रगति का काम, हमारी इज्जत और शान और शौकत जो देश के अंदर आज बढ़ी है, वो काम नहीं रुकेगा।
सर जी सब साफ साफ इनका कहना है कि भाई 9 साल में जो इन्होंने वादा किया था महंगाई का, जो वादा किया था नौकरी का, जो वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी होगी, कुछ भी एक भी काम नहीं हुआ। जयराम रमेश ने जी कॉन्फ्रेंस के बकायदे कहा बीजेपी को ये दिन माफी दिवस के रूप में मनाना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को देश से माफी मांगना चाहिए। जयराम नरेश वो पर्यावरण पूर्व मंत्री हैं, विफल और फेल, जो आज तक पर्यावरण के में 10 वर्ष तक कुछ नहीं कर पाए और आज वो दूसरी सरकार से रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। क्या जयराम नरेश भ्रष्टाचार में नहीं फंसे हुए? कांग्रेस कोई दिग्गज नेता ऐसा बच्चा है तो जो भ्रष्टाचार में नहीं फंसा हुआ? आज 9 वर्ष का हमसे मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ जयराम नरेश जी से कि जयराम नरेश जी बताएं कि जिस रोड पे आप चलते हैं, जिस घर में आप दिल्ली राजधानी या प्रदेश में रहते हैं, वहाँ कितनी लाइट जाती है और कितनी लाइट आती है, इस बारे में बताएं। जिन सुरगम रास्तों पे आप रैली, सभा, रोड शो करते हैं, वो कितने दुविधा भरे हैं और कितने सुरगम है, वो बताएं। आज देश की जो उन्नति और विकास दिख रहा है, आज हम भी नाज करते हैं देश के प्रधानमंत्री पे कि आज एक ऑस्ट्रेलिया में एक प्रधानमंत्री जो आए हुए हैं एक अतिथि के रूप में, जर्मनी की प्रधानमंत्री वहाँ के बिना निमंत्रण के मिलने आते हैं, ये कम बात नहीं है। मगर क्या है कि विपक्ष को सिर्फ अच्छा नहीं दिखना, बुरा बुरा देखना, बुरा बुरा देखना। कर्नाटका में वो आपदाएं आने वाली है कि हम आप देखेंगे कि राजस्थान से भी बदतर हाल होगा। मीडिया बोलने लगा है हिजाब का विवाद दोबारा उठा दिया इन्होंने जो भी ड्रेस कोड वाली चीजें थी वो इन्होंने वहां पे फिर इन्होंने समाप्त करने की कोशिश की। कहीं भी प्रदेश के अंदर शांति की बात नहीं हो रही। जितनी अराजकताएं दबा रखी थी सरकार, पिछली सरकार ने उसको उजागर करने में लगी है। जो प्रदेश की सरकार ने विकास का काम चालू करा था, ये उसको सब खत्म और कार्यों को धूमिल करने में लग गए। प्रदीप जी एक सवाल यही होता है कि जिसे मतलब ठीक है विपक्ष का हम सवाल उठाना होता है, लेकिन संसद का जो विरोध है कि वहाँ पे भाई नया बना है तो वहाँ पे ये कि हम लोग बाइकाट करेंगे, ये कहाँ तक की राजनीति है? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। मैं पहले सवाल आपका रह गया था, आपने किसानों की बात की, मैं थोड़ा सा पूरा करना चाहूँगा। आपकी चैनलों के माध्यम से प्रिंट मीडिया ने सबने बताया कि हमारे देश के किसानों ने 21 गुना 2022 में 21 गुना फसल उगाई। क्या वो ऐसे आसमान से गिर गई थी क्या? आप लोगों ने आज प्रदेश के अंदर जिला स्तरों के अंदर जो आपने डॉक्टर बैठाए, आपने मट्टी टेस्ट की लेबोरेटरी बनाई है, आज लहसुन से लेके आज घिया तक, फ्रूट से लेके ड्राई फ्रूट तक, आज क्वालिटी जो आ रही है वो हमारे आपके सामने है। मगर ये लोग नहीं मानेंगे। अब आइए महंगाई की बात आप करें। जो अमेरिका जैसा सुप्रीम पावर जो विफल हो गया, बैंक विफल हो गए, जिसके आज वाले कारोबार पे आ गया तो अपने को सुप्रीम पावर बनता। क्या अब रूस जैसा बड़े बड़े देश तो आज घुटने टेक चुके हैं और ये देश आज दुनिया में दूसरे नंबर पे है मोबाइल बनाने में। आज इस दुनिया में सबसे नंबर 1 पे है इंटरनेट पे, मोबाइल में। आज ये देश इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में दूसरे नंबर पे है। ये लोग उस चीजों को बताते क्यों? क्योंकि इनको 2000 डर सता रहा है। बात विधान लोकसभा नहीं है, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री का विरोध करा था, और सॉरी माफी चाहूंगा, इन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू जी का विरोध करा था और क्या क्या अपशब्द बोले थे, क्या वो हम भूल जाएंगे? एक आदिवासी महिला किस्सा इन्होंने करा। ये वही लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के सामने अपना एक प्रत्याशी उतारा था, एक वो भी आदिवासी पिछड़े वर्ग से जो महिला राष्ट्रपति थी उनके विरोध में उतारा था। और ये आज उनके लाभ की और हानि की बात करती है। इनका कितना जमीन गिर गया देखिए ना। विपक्षी एकजुटता की बात करते हैं कि हम विपक्ष को लेकर साथ चल रहे हैं, लेकिन विपक्ष के ही ऐसे थे साथ जो कि एनडीए घटक दल में आ गए, जो साथ मायावती ने साफ कहा कि भाई हम निमंत्रण का स्वागत करते हैं, अगर वो सरकार में है, काम किए हैं, अगर संसद बनाए हैं तो उनका हक बनता है, भाई उद्घाटन कर सकते हैं। जो कि मायावती जी को माना जाता है कि बहुत विरोधी है बीजेपी की या सरकार की,
तो उन्होंने साफ कहा भाई उन्होंने काम किया तो अपना उद्घाटन कर रहे हैं, क्या दिक्कत है भाई। आप उन्होंने साफ भी कहा अगर आप लोग राष्ट्रपति की बात करते हैं, राष्ट्रपति उद्घाटन करे, लेकिन आप लोगों ने कैंडिडेट खड़ा कराया था, क्यों कराया था? तब भूल गए वो आदिवासी थी। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बड़ी सी बात बताऊं, जो विपक्ष एकता जो दिखा रहा है, ये आपने और हमने ये विपक्ष एकता दसियों बार देखी, मंच में खूब देखी है। अब मैं छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ। आदरणीय नीतीश जी प्रधानमंत्री प्रत्याशी, ये लालू जी प्रधानमंत्री प्रत्याशी, ममता जी प्रधानमंत्री प्रत्याशी, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री प्रत्याशी, के चंद्रशेखर राव जी प्रधानमंत्री के प्रत्याशी, और बहुत सारे नाम हैं जो प्रधानमंत्री प्रत्याशी हैं। तो कितने प्रधानमंत्री बनेंगे? और राहुल गांधी जो कहते हैं मैं तो विपक्ष का प्रधानमंत्री बनूंगा। तो ये चीज दिखाती है कि ये लड़ाई देश के विकास के लिए नहीं है, ये देश की जनता की एकता के लिए नहीं है, देश के 140 करोड़ जनता की भलाई के लिए नहीं है, ये केवल एक प्रधानमंत्री बनने के लिए है। ये वो चीज चल रही है। सवाल ये भी है, नीतीश कुमार मोर्चा खोलते हैं कि भाई चलो ठीक है, अब देखिए वो मोर्चा खोले कि भाई अब पहले मिले ममता बनर्जी से, फिर अखिलेश यादव से, फिर केजरीवाल से, और दूसरी बात देखिए सबसे बड़ी चीज 9 दल ऐसे थे जो कभी अभी एनडीए घटक दल के हिस्सा नहीं थे, जैसे अकाली दल हुआ, मायावती हुई, बीजू जनता दल हुआ, 7 ऐसे दल मिले हैं कि जो सरकार का समर्थन किए कि भाई अगर पीएम मोदी उद्घाटन कर रहे हैं तो गलत क्या है। आपको तो फायदा ही हुआ, 7 जो दल थे वो भी तो आपके पास आ गए। देखिए कोई फायदे की बात नहीं करनी, हमें देश के नुकसान की बात करनी है, नुकसान ना हो। फायदा होगा तो देश का फायदा होगा। आज जो पार्लियामेंट बनी है देश के विकास और विकसित के लिए बनी है। क्यों कहते हैं ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में रखेंगे मिलके नई कहानी। तो यही है कि हम अंग्रेजी और शिक्षा प्राप्त को छोड़ के हमें नई आदत में आना है, मगर ये नहीं चाहते कि ये चीजें आए, इन्हीं गुलामी की बेड़ियों बंधे रहे। आज हमारा नया देखिए, आपको पूरी बताता हूँ सरकार की, चाहे जितनी हमारे बीजेपी की जितनी भी राज्य सरकारें हैं, या जितनी भी हमारी केंद्र सरकार है, जिस चीज का उद्घाटन करती है तो उसको पूर्ण करके उसका पुनः उद्घाटन भी होता है। ये नहीं कि 5 वर्ष बाद उद्घाटन, 10 वर्ष बाद उद्घाटन हो रहा है। मैं तो 20 दल से पूछना चाहता हूँ कि आप विपक्ष के नाते या देश के जो आप देश के सांसद हैं, आपको देश की जनता ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के भेजा है, क्या आप उस सांसद में नहीं बैठेंगे? आज तो आप बायकॉट कर रहे हैं, कल तो आप जाएंगे ना। ये सब चीजें भ्रमित करने वाली है। अगर भाई इतना ही लगता है कि चलो इतना ही विरोध है तो अभी एक साल चुनाव बचा है, क्यों नहीं सभी सांसद इस्तीफा दे रहे हैं विरोध में, इकट्ठे इस्तीफा लो भाई, मोदी उद्घाटन कर रहे हैं हम इस्तीफा दे रहे हैं। भाई यादव साहब मैं बात करता हूँ, हमारा देश आज हमारा सबसे पिछड़ा हुआ देश, जहाँ हमें देश को यूएनओ दान में भीख, हमें भीख में चावल देता था, दवाई देता था, पोलियो के हमें ड्रॉप देता था, और हम विश्व में नंबर 1 है आज मेडिसिन के अंदर, मगर इन्हें फिर भी शर्मिंदगी होती, देखिए ना। दूसरी चीज मैं आज आपको एक चीज और बताऊं, आज डिजिटल पेमेंट में हमारा देश नंबर 1 है। हमने पूरी दुनिया को पछाड़ दिया हमने। आप देखिए आज आपकी तरफ और देश सारे यूरोप और सारा एशिया देख रहा है कि यूक्रेन और रूस युद्ध अगर समापन करा सकता है, शांति करा सकता है, तो केवल भारत की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ गए विश्वनाथ जी, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत विश्वनाथ जी। विश्वनाथ जी आज बुलाए हैं कांग्रेस को, कांग्रेस 9 सवाल किए लेकिन यहाँ आने भग गए, यहाँ बोलने पे डर गए, पता नहीं कह रहे क्या जवाब देंगे। उन्होंने पूछा है 9 साल में 9 सवाल की, भाई देश में कोई काम ही नहीं हुआ, हमने डिबेट के लिए बुलाया, भाई ठीक आप पूछ लो यहाँ पे, तो आज चर्चा के लिए भग गए, वो सामने ही नहीं है। रमेश जी देखिए, प्रश्न कह देना प्रश्न है और सचमुच प्रश्न करना, दोनों में फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। आपको अगर प्रश्न करना है तो आपके पास डाटा होना चाहिए, आपके पास फैक्ट एंड एसेट होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। दिक्कत ये है कि आज जितने लोग राष्ट्रपति जी की हिमायत कर रहे हैं कि उनको करना चाहिए,
उसी पार्टी के लोग सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उन सरकारी बिल्डिंग का अनावरण कराते हैं, जबकि उनके पास कोई विधिक पद नहीं है, कोई वैधानिक पद ऐसा नहीं है कि वो कहीं तो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, कुछ भी नहीं, लेकिन वो एक खानदान के हैं, इसलिए वो सब कुछ कर सकते हैं। वो एक खानदान विशेष से है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, वो जो कुछ भी होना चाहिए सब कुछ उनको समर्पित होना चाहिए, और केवल उन्हीं के लिए सब कुछ होना चाहिए। उनको देश का प्रथम परिवार घोषित करते हैं लोग, उनकी चले तो ये मतलब एक मानसिकता बदल नहीं रही है, पता नहीं क्यों ये इस बात को नहीं बदलना चाह रहे हैं कि देश में बदलाव आ रहा है। लोकतंत्र की बात करते हैं लेकिन परिवार तंत्र से चलना चाहते हैं कि कब तक चलेगा और कैसे चलेगा। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जनता जवाब दे रही है, जनता का उदाहरण मिल रहा है, बहुत क्लियरली बता रही जनता, लेकिन फिर भी ये इस तरीके के एक एजेंडा चलाते हैं, फर्जी एजेंडा, और उसके बाद कहीं ना कहीं खेल जाते हैं जाति धर्म पर, इसका लाभ कहीं ना कहीं मिल जाता है। अगर कर्नाटक में बीजेपी की सरकार नहीं बनती तो ये निश्चित, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती तो निश्चित मांग लोकतंत्र की हत्या हो जाती और कुछ भी नहीं। निश्चित रूप से जो आरोप लगते वो लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगते, लेकिन अब न ईवीएम हैक हुई है, न लोकतंत्र की हत्या हुई है। अब केवल और केवल संविधान की विरोधी है बीजेपी, इस तरह के आरोप लगे। तो जिन लोगों के पास ग्राउंड नहीं है, रियलिटी का फेस करने की सामर्थ्य नहीं है, आप उनके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं। लोकसभा का जो सबसे बड़ा अधिकारी है, या यूं कह लें जो इसके पास सारे एग्जीक्यूटिव पार्ट है लोकसभा के, वो है लोकसभा अध्यक्ष। पूरे पार्लियामेंट के एग्जीक्यूटिव पावर्स उनके पास है। ही इज द टॉप मोस्ट ऑफिशियल ऑफ द एंटायर पार्लियामेंट। उनका अधिकार है, विशेषाधिकार है, वो किसको बुलाएं, किसको इनॉग्रेट कराएं, किससे इनॉग्रेट कराएं, ये आप तय नहीं करेंगे। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चीज कैसे होना है, ये वो दूसरों से पूछ कर करें तो नहीं होगा। ये सीजेआई का प्रेरोगेटिव है कि वो किसको बुला करके अपनी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन कराएं या खुद कर दें। अभी रिसेंटली लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, सीजेआई ने खुद किया। तो आप किसी को कानून के तहत ऐसा नहीं कह सकते कि ये चीज होनी चाहिए। और अगर विधिक बात है तो उसी राष्ट्रपति का इन्होंने कितना विरोध किया था, सभी जो 19-21 दल जो हैं उनमें से कितने लोगों ने वोट दिया उनको, भाई तब भी तो वो आदिवासी और महिला थी। इनमें से कितने लोगों ने कहा ठीक है हम अपना कैंडिडेट वापस कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, और उनको यूनिवर्सिटी उनको इलेक्ट करते हैं। तो ये दो ही बातें हैं, ये नहीं चलेंगी। अब आम जनता देखती है इसका दुष्प्रभाव, ये तय मान लीजिए इसका दुष्प्रभाव इन्हें 2024 में झेलना पड़ेगा। जी रमेश विश्वनाथ जी, सबसे बड़ा सवाल आज जो एक और गंभीर आरोप लगा है, वो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर होने वाले जो अत्याचार हो रहा है उस पर कोई चुप्पी नहीं तोड़ती, मतलब चुप रहती है हमेशा, कुछ बोलती ही नहीं है। देखिए रमेश जी, ये स्टैंडर्ड डायलॉग है, ठीक है। ये देश के विपक्ष के पास पिछले 7-8 साल से यही स्टैंडर्ड डायलॉग है, ठीक है। लोकतंत्र की हत्या हो गई, महिलाओं पिछड़ों का सम्मान नहीं हो रहा है, उनके अधिकारों की हत्या हो रही है। ये चंद लफ्ज ऐसे हैं, इन्हें लफाफी कहते हैं। और वही चंद लोग भी कहते हैं। कांग्रेस के 2-4 प्रवक्ता ऐसे भी हैं, जैसे मनीष जी हैं, खेड़ा जी हैं, पवन खेड़ा जी हैं, जयराम रमेश हैं, कपिल सिब्बल हैं, ये लोग बकायदे उसके लिए पैनल भी रहता है इन लोगों का। इनमें बदलाव आप नहीं कर सकते।
पॉलिटिकल सिस्टम को ये लोग पॉलिटिकल पूरे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो पूरा पॉलिटिकल डायस्पोरा चाहिए इंडिया का, वो चेंज हो रहा है। केवल इंडिया का ही नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ड्यूरिंग नेक्स्ट डिकेड आप देखेंगे कि इंडिया विल बी द टॉप मोस्ट कंट्री फॉलोड बाय यूएस। वर्ल्ड लीडर बनने का समय है बड़े भारत। बड़े बड़े देश जब पीएम मोदी बाहर गए विदेश, और देखे होंगे आप तस्वीरें, अच्छे अच्छे लोग, मतलब जो कल तक जो यही मनमोहन सिंह आते थे, यही प्रधानमंत्री देश के थे, कभी वो तो मिलते भी कोई नहीं देखा होगा कि कभी ये अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल लिए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बदलाव अभी जो छोटे दल हैं, अगर इनको भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था में जीवित रहना है तो इन्हें बदली व्यवस्था में अपने आप को अमलगमेट करना होगा, समाहित करना होगा उस नई व्यवस्था को, लोगों की विचारधारा को, लोगों की भावनाओं को, कि लोग अब क्या सोचते हैं। आप लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते हैं। इनमें से 19 में से ज्यादातर लोकतांत्रिक दल नहीं, परिवारतांत्रिक दल है। एक व्यक्ति का सत्ता पे कब्जा है। अब लोग बदल रहे हैं, बदलाव आ रहा है। इसमें उनके लिए अगर ये चीजों में अपने आप को एडजस्ट कर ले जाते हैं तो मुझे लगता है बदलाव आ जाएगा। ये स्वयं अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, और अगर नहीं करते हैं तो निश्चित मानिए कि ये पूरे सिनारियों से गायब हो जाएंगे। बहुत जल्दी हम देखेंगे 2-4-6 साल में छोटे दल जो परिवारवादी दल हैं, जिसे पीपसम में जो चलते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। अभी ये हम विश्वास के साथ आपको बता सकते हैं। जी प्रदीप जी, एक बड़ा सवाल है, क्या 2024 के लिए यानी को लग रहा है विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, बस यही संसद उठा लो, इसका विरोध उठा लो, इसी वजह से शायद 2024 की कुछ गुंजाइश बना रहे हैं कि ताकि हमारा कोई मुद्दा मिल जाए। अभी आपने ना देखिए सवाल और इस पे करा था महंगाई को लेकर। तो ये जो महंगाई के ऊपर मैंने बताया कि जीडीपी अगर जा रही है विश्व में दूसरे नंबर पे, हम क्यों आ गए। एक सवाल आपने और करा था कि आपने बेरोजगारी, नौकरी, कौन सी नौकरी की बात करें। आज छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े राज्यों के अंदर आज स्किल इंडिया के तहत आज वहाँ के अधिकारियों ने आज वहाँ छोटी इंडस्ट्री बसाकर और काम चालू करा के सरकार के माध्यम से लोन देके, आप विश्वास नहीं करेंगे, 35 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया है छोटी संस्थानों ने। 30 करोड़ रुपए 25 करोड़ संस्थान दिखाया। ये किसको कहते हैं रोजगार? क्या सरकारी नौकरी रोजगार होती है? क्या है? केवल एक मुद्दों को भटकाना। आप कभी भी कांग्रेस डिबेट करेंगे तो कांग्रेस में कोई मुद्दा होगा ही नहीं बोलने के लिए। वो पुरानी घिसी पिटी बातें वही करेंगे, नई चीजों पे बात नहीं करेंगे। और अभी आपने कोई सवाल मुझसे करा था अभी, आप 2024 को लेकर। मैं तो आदरणीय नीतीश जी से पूछा था, नीतीश जी आप पे 101 विधायक हैं, आप खुद गिनती के 30-40 विधायक लेके घूम रहे हैं और प्रधानमंत्री का आप सपना देख रहे हैं। आपके राज्यसभा के अंदर आपके पास आज मेंबर नहीं है बैठने के लिए। आपके राष्ट्रीय महामंत्री का आज राज्यसभा सांसद ही खत्म हो गई, और आप प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं। आप प्रधानमंत्री का चेहरा किस तरीके से बनना चाहते हैं? आप पे क्या खूबियां बताएं? एक राज्य का मुख्यमंत्री ही 15 बार या 5 बार या 4 बार होना ही सब कुछ नहीं है। आपने कितनी बिहार में लोकप्रियता बढ़ाई, आपने एक नया जादू करा कि आपने अपना अलायंस चेंज करा, और जो अलायंस ने जो अपना जादुई चेहरा घिसा, सारे गुंडे, बदमाश, अपहरणकर्ता, डकैत निकल आए और बिहार की जनता को लूटना शुरू कर दिया। जो अपने राज्य में शांति नहीं दे पा रहा हो, जो अपने राज्य में एकता नहीं दे पा रहा हो, अग्रणता नहीं दे रहा, वो केंद्र में बैठ के देश को क्या देश। तो एक बड़े विषय है जो चीजों पे नहीं आ रहे। चाहे आप अपने अखिलेश जी को ले लीजिए आप, क्या अखिलेश जी ये तो कहते हैं कि 112 हमने बनाई। अरे भैया मंद बुद्धि लोगों, 100 नंबर 112 नंबर तो पूरे देश में चलती है, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं चलती, पूरे देश में चलती है। हाँ, बनाना अगर चीज बना दिया, लेकिन अमल किस पे हुआ, कितना काम हुआ, कौन कर रहा है, बात ये होती ना। बनाना कोई बनाता, भाई ऐसा हम है, सरकार बना दी, कल को काम हो ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे? सरकार का काम है रवि जी, यादव जी, सरकार का काम है।
पुलिस की पुलिसिंग कराना, पुलिस को सुविधा देना, इंटरनेट सुविधा देना, कैमरा सुविधा देना, नए थाने बनाना, चौकी बनाना, महिलाओं की भर्ती करना, ये हर सरकार का काम है। मगर वो सरकार जो इन पुलिसियाओं को या जो आज कानून व्यवस्था को प्रदेश में देख रही है, वो स्तंभ आपने कितना मजबूत लगाया। आज कोई बेटी थाने पहले जाती थी पहले, तो उसे अपना दर्द बता नहीं बताती थी। आज 13,500 थाने से ऊपर थाने हैं प्रदेश के अंदर, और सब में महिला डेस्क है, और महिला अपनी महिला को दर्द बता सकती है। पूरे देश के अंदर ये सुविधा कहीं नहीं जो प्रदेश के अंदर है। आप 112 मिलाइए, विद इन 3 मिनट्स, ओनली 3 मिनट्स आप पे पुलिस सुविधा होगी। मगर क्या है, इनको सब दिखता है ऊंट के मुंह में जीरा, क्योंकि जनता इनके बहकाव में नहीं आ रही है, चाहे प्रदेश देश की हो। प्रैक्टिकल दिख रही है। और 2024 ये सिखा देगा विपक्षी नेताओं को, विपक्षी दलों को, आप अपना राजनीति का ढर्रा ठीक कीजिए, देश की बात कीजिए, देश की एकता की बात कीजिए, ये तोड़ने की बात मत कीजिए, हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, जिहादीपन मत दिखाइए। ये चीजें सिखा देंगे देश की जनता, 140 करोड़ लोग सिखा देंगे। मसाद जुड़े हैं सुभाष पास से हैं सत्योपाध्याय, बहुत स्वागत आपका। उपाध्याय जी, कांग्रेस ने मोदी सरकार के 9 साल पे 9 सवाल उठाए कि भाई 9 साल में कुछ हुआ ही नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, ना शिक्षा, सब ऐसे के ऐसे रह गए। तो क्या 9 साल मोदी साहब बैठे रह गए? देखिए रमेश जी, विपक्ष का काम तो आरोप लगाना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने काम नहीं किया। ठीक है, कुछ काम ऐसा है जो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, आने वाले टाइम में तो वो दिखेंगे भी, लेकिन जो फिलहाल में कहा जाए तो बेरोजगारी और शिक्षा कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पे तो आप एक बार तो सरकार को कह सकते हैं। महंगाई सबसे बड़ी चीज रही, क्योंकि जिस तरह से महंगाई कोविड के बाद बढ़ी है या उससे पहले तेल का रेट बढ़ना, उससे सब्जियों का रेट बढ़ना, बाकी चीजों का रेट बढ़ना, कहीं कहीं सोचने वाली विषय तो है। लेकिन विपक्ष ये कहते कि काम नहीं हुआ, तो विपक्ष अपना भी गिना दे कितना काम किया विपक्ष ने, वो भी बहुत बड़ा सवाल होता है। लेकिन अगर विपक्ष सीधा इनको रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे कहते तो समझ में आता, क्योंकि कोविड में स्वास्थ्य की स्थिति आप लोगों ने देखी, कोई किसी से बाकी नहीं। ऑक्सीजन जो कि देखा आपने कि लोग कितना उसके लिए चलते और कितनी उसकी आवश्यकता उस समय महसूस हुई। शायद ऑक्सीजन नहीं मिल पाया लोगों को, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं आज हमारे बीच में नहीं है। यहाँ पे सरकार का फेलियर हो सकता है। शिक्षा को लेकर के देखिए, शिक्षा इतना स्तर गिर चुका है, शिक्षा बच्चे इतने हो गए हैं कि जिन बच्चों को हम कहते हैं जो टेस्ट देके जाते हैं, कितना कंपटीशन सबमिट करके जाते हैं, लेकिन आज भी हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख क्यों कर रहे हैं? आखिर सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी क्यों है? इस पे सवाल हो सकता है सरकार से। और एक सवाल और भी है रोजगार को लेकर के। आप देखिए, हर साल बहुत सारे युवा रोजगार के निकलते हैं, लेकिन रोजगार की स्थिति रमेश जी आज के टाइम में ये है, रोजगार के सवाल पे सरकार शायद बैकफुट पे चली जाती है, कोई नहीं आता कहने के लिए। महंगाई, मुझे लगता है जिस सिलेंडर की बात करते हैं, उज्ज्वला योजना लेकर के आए थे, और उस योजना के अंदर जो गैस सिलेंडर बांटे गए, क्या उनकी दोबारा बहुत ऐसे लोगों ने रिफिलिंग भी नहीं करा पाए। तो सरकार आखिर जनता के वोट से बनती है और जनता ही उसको चुन करके भेजती है, लेकिन जनता अपनी इन सुविधाओं के लिए तरसती है, तो सरकार से सवाल जरूर करती है। विपक्ष की पार्टियों को भी इन सवाल सरकार से करना चाहिए। अगर आपको सरकार के कमियां ढूंढनी है तो वो क्या कर रहे हैं वो नहीं, आज के टाइम में मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, हम उस आवश्यकताओं को किस तरह से पहुंचा पा रहे हैं लोगों के बीच में, उस पर सवाल होना चाहिए, उस पर बातें होनी चाहिए। रह गई कोई एक राज्य जीत ले, कोई देश में बैठ जाए, कोई समझौता करके सरकार बना ले, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? आखिर जनता जो वोट करती है उसको क्या उसका बेनिफिट मिला, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल पे हमें बात करनी चाहिए कि भाई
चाहे पार्टी कोई भी हो, पार्टी ये नहीं कहते, देखिए आरोप प्रत्यारोप लगता है, एक दूसरे की कमियों को ढूंढा जाता है, लेकिन डायरेक्टली ये कह देना कि भाई ये सरकार ने किया, उसने नहीं किया, ये भी 70 साल की बात करते हैं कि 70 साल कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं रहा, 70 साल में वो चीजें बदली। आज अगर हम उस स्थिति पे खड़े हैं तो कहीं ना कहीं उन 70 सालों की देन रही होगी। ठीक है, आजादी के बाद बहुत सारी परिस्थितियां हमने देखी, आज भी हम देख रहे हैं, आने वाले टाइम में भी आप बहुत अच्छा करके भी कुछ सिस्टम आपका भी खराब होगा, उसको भी आपको देखना चाहिए, उसको भी मंथन होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि केवल ये हो जाए कि भाई उन्होंने किया हमने नहीं किया, चाहे कोई भी सरकार हो, विपक्ष भी हो, विपक्ष की भूमिका होती है, विपक्ष की भूमिकाओं को लोग जानना चाहते हैं, विपक्ष जनता के बीच को जागृत करने का काम करती है, लेकिन विपक्ष के काम केवल आरोप लगाना नहीं होता। अगर हमने कुछ सही किया तो उसको भी बताना चाहिए कि भाई सरकार ने ये काम कदम नहीं उठाए, लेकिन आप कुछ भी करा लो, विपक्ष में कमियां ढूंढने का काम करता है, सत्ता उसे केवल विपक्ष को घेरने का काम करती है। तो ये सत्ता और विपक्ष की जो बातें रमेश जी समझ में कभी कभी नहीं आती कि आखिर सत्ता और विपक्ष चाहती क्या है। अगर देश की जनता की बात करें, बार बार कांग्रेस सबसे ज्यादा जो एक गंभीर आरोप लगाती है, इसका फंडा मुझे समझ नहीं आता है। अडानी को फायदा पहुंचाया गया, SBI और LIC को जमा लोगों के खून पसीने की कमाई इस समूह को निवेश किया गया, 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, ये रटा रटा है, जो कि GPC जांच चल रही है, बकायदा उसमें जांच हुई, कमेटी बनी हुई है, फिर बार बार यही सवाल क्यों उठता है? देखिए एक्चुअल क्या है, अगर हम पे सवाल नहीं होंगे ना, रह गई अडानी आज नहीं आए, अडानी पहले भी थे आज भी थे। हाँ, सरकार ने उद्योगपतियों को सपोर्ट जरूर किया है, ये आप कह सकते हो, लेकिन आप कह दो कि अडानी सरकार ने पैदा किया तो ऐसा नहीं है। अडानी उनकी टाइम में भी थे, अंबानी उनके टाइम में भी थे, लेकिन जो ग्रोथिंग पावर पकड़ा, जो स्ट्रक्चर उनका ग्रो किया, वो इस सरकार ने जरूर ज्यादा किया होगा, ये कह सकते हैं। और उन्हीं के स्ट्रक्चर पर हमारे बहुत सारे रोजगार मिलेंगे। तो हम केवल ये कहते हैं कि नहीं जी उनके आने से फायदा हुआ, नुकसान हुआ, अगले की बात कहते हैं कि LIC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया। आप बताइए ना, आज सरकारी कर्मचारी बैंकों की स्थिति देख लीजिए आप कि बैंकों में जाकर कितना काम हो रहा है, कितना काम नहीं हो पा रहा है। प्रदीप जी, आप जरा एक सवाल थोड़ा सा जवाब दीजिए। एक थोड़ा सा देखिए, सब कुछ है अपनी जगह, चलिए सरकारें हैं, काम करती रहती हैं, आती रहती हैं। एक जो थोड़ा सा महंगाई का और बेरोजगारी का थोड़ा सा एक माथे पे सिकन लाता है कहीं ना कहीं। यादव साहब, महंगाई आपके लिए, मेरे लिए, देश के लिए, सबके लिए एक समान है, और हम सब मोल का आटा खाने वाले लोग हैं। ये नहीं कि मैं अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ या प्रवक्ता हूँ तो मेरे यहाँ फ्री आता होगा। हमारे को एक बहुत बड़े देश की, जनादेश का एक डिमांड जो होनी चाहिए कि एक जनसंख्या नियंत्रण कानून, उसको विषय को भी हमें लाना चाहिए, मगर इस जनता को बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विपक्ष कहता है कि महंगाई तो कहता है मगर उपाय नहीं बताता है। महंगाई, अब जनता, विपक्ष बेरोजगारी बताता है मगर उपाय नहीं बताता है। मैं बहुत अच्छी बात बताऊं आपको कि राजस्थान का एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, श्रीमती वसुंधरा राजे की सरकार थी 2017 में, तो 6 पॉइंट समथिंग कुछ बेरोजगारी थी। आज वो 25% से प्लस चली गई, क्योंकि राज्य सरकारों को रोजगारों पे काम नहीं करा, उल्टे सीधे पैसे खर्च करने, मगर बेरोजगारी पे किसी सरकार ने ध्यान दिया है। विटामिन चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, मगर अब लंबे समय से चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, और उत्तर प्रदेश ने दिखाया मिसाल पिछली बार कि देखिए हमने 5 वर्ष के अंदर हमने 5 लाख से अधिक युवाओं को, लोगों को रोजगार दिया। जो सरकारी जब 16-12 चीनें मिली थी चालू करी, रोजगारी के हमने प्रारूप निकाले। बोलने के लिए आप पे चीजें होनी चाहिए ना। आप बेरोजगारी की तो बात करते हैं, मगर बेरोजगारी कौन सी बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी के उपायों की बात नहीं करते, उसके बारे में नहीं करते। याद होगा हमारे, मुझे लगता है प्रदीप जी को बताना चाहिए, सरकार में ये बैठे हैं तो प्रदीप जी सरकार की, विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है। विपक्ष भी सत्ता में रहा, विपक्ष भी बहुत लंबे टाइम सत्ता में रहा, चाहे राज्य में हो चाहे देश में हो। ये नहीं कि आप कुर्सी से उतर गए तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। कहता रहा हूँ, ये नहीं कि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। सुन लीजिए, आप अपनी जिम्मेदारी पीछे भागने के लिए आप जो है उंगली उठाते हैं,
मगर जब एक उंगली उठाते आपको ये 3 उंगली आपकी तरफ भी मुड़ी हुई है, उसका जवाब भी तो देना चाहिए ना। बाकी यादव साहब मैं थोड़े सा समय के उपलब्ध से बना हुआ हूँ, अगर अनुमति हो मेरा भी तो। समय हो गया है अब। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी और बाकी देरी के लिए माफी चाहूंगा, मैं देरी से जुड़ा इसके लिए माफी चाहूंगा। ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद आप लोगों का सभी बहुत धन्यवाद। तो बड़ा सर वही है, सरकार के 9 साल, कितने दमदार कितने काम, कोई माफी दिवस मंगाए तो कोई विजय दिवस ना मनाए, बड़ा